प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में देंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब। नकल और पेपर लीक के खिलाफ भी पेश होगा बिल। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। काशी में ज्ञानवापी विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। हिंदू पक्ष की ओर से वजूखाने समेत इमारत के नीचे मिले 10 तहखानों के एएसआई सर्वे की मांग, जबकि मुस्लिम पक्ष ने केस की मेंटेबिलिटी पर उठाए हैं सवाल। झारखंड में नवनियुक्त मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का आज पहला टेस्ट। हैदराबाद से लौटे सभी विधायक। फ्लोर टेस्ट में हेमंत सोरेन भी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड में विधानसभा का सत्र आज से। यूसीसी समेत कई अन्य विधेयक पेश करने की तैयारी में थामी सरकार। विपक्ष ने भी बनाई रणनीति। दिल्ली में बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल के बाद आतिशी को क्राइम ब्रांच का नोटिस। आज देना होगा केजरीवाल को जवाब। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण जनजीवन पर असर। मैदानी इलाकों में बारिश ने भी बढ़ाई परेशानी। अगले 2 दिन ऐसे ही मौसम रहने के आसार। और खेल की खबरों में विशाखापत्तनम टेस्ट का आज चौथा दिन। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर बनाए 67 रन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं, मैं हूं कृतिका। खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। चुनाव से पहले इस आखिरी संसद सत्र में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 31 जनवरी को सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपना अभिभाषण दिया था और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया था। इसके अलावा आज लोकसभा में सरकार प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने से जुड़े सख्त प्रावधानों वाला एक बिल भी पेश करेगी। सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 बिल को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज लोकसभा में पेश करेंगे। इस बिल के जरिए सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को आज सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। और वहीं राज्यसभा की कार्यसूची पर अगर एक नजर डालें तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जल संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव सदन में रखेंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अनुपूरक अनुदान मांगों 2023-24 को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखेंगी। साथ ही वित्त मंत्री वर्ष 2023-24 के लिए जम्मू कश्मीर राज्य क्षेत्र के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों को दर्शाने वाला विवरण भी आज पेश करेंगी। वित्त मंत्री जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए अंतरिम बजट 2024-25 को आज सभा पटल पर रखेंगी। अब बात करते हैं वाराणसी की, जहां पर ज्ञानवापी मामले पर अब आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। दरअसल परिसर में मिले शिवलिंग की प्राचीनता का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक सर्वे की मांग को लेकर दायर हिंदू पक्ष की याचिका पर कोर्ट आज अहम सुनवाई करेगा। इसके अलावा कोर्ट हिंदू पक्ष की उस मांग पर भी सुनवाई करेगा जिसमें हिंदू पक्ष ने परिसर के सभी 10 तहखानों को खोलकर वहां सर्वे की मांग की है। कोर्ट इस केस की मेंटेबिलिटी को लेकर दायर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना के अधिकार की मांग वाली याचिका सुनवाई लायक ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रहते इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकती। और वाराणसी के बाद अब बात करते हैं झारखंड की राजनीति की, जहां चंपई सोरेन सरकार के लिए आज का दिन काफी बड़ा और अहम है।
आज विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के जरिए चंपई सोरेन अपना बहुमत साबित कर सकते हैं। इससे पहले विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने के लिए हैदराबाद के रिजॉर्ट में रोके गए गठबंधन सरकार के विधायक अब वापस रांची लौट आए हैं। विधानसभा की दलगत स्थिति देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली इंडी गठबंधन को फिलहाल कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की भी इजाजत दे दी है। इसी बीच जेएमएम और कांग्रेस के विधायक हैदराबाद से रांची अब वापस लौट रहे हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और चंपई सोरेन के सीएम पद की शपथ लेने के बाद इन विधायकों को झारखंड से दूर भेज दिया गया था। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए चंपई सोरेन को 41 विधायकों का समर्थन हासिल करना होगा। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार का दावा है कि उसके पास 46 विधायकों से ज्यादा का समर्थन है। चंपई सोरेन सरायकेला विधानसभा सीट से विधायक हैं। कैबिनेट मंत्री के रूप में वो हेमंत सोरेन सरकार में परिवहन, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उत्तराखंड प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता की ड्राफ्ट रिपोर्ट को अब मंजूरी मिल चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि आज से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक को सदन के पटल पर रखा जाएगा। सदन से पारित होने के बाद इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल से मंजूरी के बाद यह अधिनियम बन जाएगा। समान नागरिक संहिता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2022 के चुनावी वादों में शामिल था। और साथ ही आपको बता दें कि जिसके बाद में अब मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी लागू करने के लिए जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री ने समिति का 3 बार कार्यकाल भी बढ़ाया और इस दौरान समिति ने ऑनलाइन और ऑफलाइन आधार पर जनता से यूसीसी को लेकर कई सारे सुझाव मांगे। विशेषज्ञ समिति ने उपसमिति बनाकर समाज के विशिष्ट लोगों, समाज सेवियों, धार्मिक नेताओं, संतों और जागरूक नागरिकों के साथ भी चर्चा की और सुझाव लिए। समिति को करीब 2.5 लाख सुझाव इस दौरान प्राप्त हुए हैं। समिति ने केंद्रीय विधि आयोग के साथ भी यूसीसी पर चर्चा की है। आपको बता दें कि यूसीसी ड्राफ्ट में कुल 16 प्रस्ताव शामिल किए गए हैं और ये 16 प्रस्ताव क्या है, इन पर एक नजर डाल लेते हैं। जिसमें पहला है कि लड़कियों की विवाह की आयु बढ़ाई जाएगी जिससे वो विवाह से पहले ही ग्रेजुएट हो सके। दूसरी मुख्य बात है कि विवाह का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य किया जाएगा। बगैर रजिस्ट्रेशन किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। ग्राम स्तर पर भी शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। तीसरी मुख्य बात है पति पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार उपलब्ध होंगे और तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा वही पत्नी के लिए भी लागू होगा। फिलहाल पर्सनल लॉ के तहत पति और पत्नी के पास तलाक के अलग अलग ग्राउंड हैं, लेकिन इसके बाद में ये बदल जाएगा। चौथी मुख्य बात है पॉलीगैमी या फिर बहुविवाह पर रोक लग जाएगी। और पांचवी मुख्य बात है उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलेगा। हालांकि अभी तक पर्सनल लॉ के मुताबिक लड़के का शेयर लड़की से ज्यादा है। छठा जो मुख्य बात है, छठी, वो है कि नौकरीशुदा बेटे की मृत्यु पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में वृद्ध माता पिता के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी होगी। अगर पत्नी पुनर्विवाह करती है तो पति की मौत पर मिलने वाले कंपनसेशन में माता पिता का भी हिस्सा होगा। सातवीं मुख्य बात है कि मेंटेनेंस, अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसके माता पिता का कोई सहारा ना हो तो उसके भरण पोषण का दायित्व भी पति पर ही होगा। आठवां बात है कि अडॉप्शन, यानी कि सभी को गोद लेने का अधिकार अब मिलेगा। मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार होगा। गोद लेने की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा। नवी बात है, इसमें जो मुख्य बात है वो है हलाला और इद्दत पर रोक लगाई जाएगी। तो ये मुख्य बातें हम आपको बता रहे हैं। 10वीं मुख्य बात है लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन आवश्यक होगा और ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन की तरह ही होगा। 11वीं मुख्य बात है गार्जियनशिप, यानी कि बच्चे के अनाथ होने की स्थिति में गार्जियनशिप की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा। 12वीं मुख्य बात है पति पत्नी के झगड़े की स्थिति में बच्चों की कस्टडी उनके ग्रैंड पेरेंट्स को दी जा सकती है। 13वीं मुख्य बात है जनसंख्या नियंत्रण को अभी सम्मिलित इसमें नहीं किया गया है। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी मंत्री आतिशी की मुश्किलें अभी फिलहाल लगातार बढ़ रही हैं। क्राइम ब्रांच ने उन्हें कहा है कि वो अपने आरोपों को साबित करने के लिए सबूत पेश करें और इसके लिए दी गई मियाद आज खत्म भी हो रही है। दरअसल केजरीवाल के बाद आतिशी ने भी कई आरोप लगाए थे। इस दौरान आरोप में लगाया गया था कि बीजेपी ने उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की, जिसके कारण क्राइम ब्रांच ने केजरीवाल और आतिशी के घर जाकर उन्हें नोटिस दिया और कहा कि वो इस मामले में सबूत पेश करें ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। अब इन सब के बीच बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को घेरा है। पुलिस आम आदमी के विधायकों के खरीदो फरोख्त के आरोप की तह तक जाने की हर संभव कोशिश कर रही है। इसी क्रम में क्राइम ब्रांच ने रविवार सुबह आप सरकार में मंत्री आतिशी के घर पर दस्तक दी। हालांकि जब पुलिस पहुंची तो आतिशी अपने घर पर मौजूद नहीं थी। ऐसे में कुछ इंतजार करने के बाद अधिकारी आतिशी के स्टाफ को नोटिस सौंपकर चले गए। उन्हें जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। भाजपा सीएम केजरीवाल और आतिशी पर हमलावर है। भाजपा कह रही है कि झूठ बोला है, जवाब तो देना ही होगा। अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना, सेंसेशन पैदा करना और रोज नई एक मनोहर कहानियां गढ़ना, ये अरविंद केजरीवाल की नियति बन गई है। मुझे लगता है कि इस बार वो बच नहीं पाएंगे। दरअसल पिछले सप्ताह आतिशी ने भाजपा पर अपने 21 विधायकों को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया था। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया एक्स पर दावा किया कि भाजपा ने आपके 7 विधायकों से संपर्क किया और अपनी पार्टी छोड़ने के लिए 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश की। भाजपा ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस अब मामले में केजरीवाल और आतिशी से सबूत मांग रही है। पुलिस 2 बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर भी जा चुकी है। पहले दिन केजरीवाल घर पर नहीं थे। दूसरे दिन जब पुलिस केजरीवाल के घर पर पहुंची तो अधिकारियों को घर में घुसने नहीं दिया गया। रविवार को एक बार फिर केजरीवाल ने बिना सबूत पेश किए भाजपा पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वे हमें कहते हैं कि भाजपा में शामिल हो जाओ और आपको छोड़ देंगे। भाजपा ने इस पर करारा पलटवार किया। अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये सामने आएगा कि कोई भी विधायक को फ़ोन नहीं आया, कोई भी किसी से नहीं मिला और ये सारी जो है अपना मनगढ़ंत कहानियां हैं, केवल अपनी छवि को बचाने के लिए। जो सच्चे होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, वो किसी चीज़ से भागते नहीं हैं। जो भागने वाले लोग हैं उससे वो दर्शाता है कि आपकी किस तरीके की सोच है, क्योंकि जो सच्चा है उसको किस चीज़ का डर है। पुलिस की घर पर भले ही आतिशी से मुलाकात नहीं हो पाई हो, लेकिन बाद में आतिशी ने प्रेस वार्ता कर एक बार फिर भाजपा पर विपक्षी पार्टियों को तोड़ने का आरोप लगाया। ये कोई छुपी हुई बात ही नहीं है कि कौन आया था विधायकों की खरीद फरोख्त करने के लिए। तो ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है, पूरे देश के सामने है कि कौन विपक्ष की पार्टियों पर केस कर रहा है। अरविंद केजरीवाल भाजपा पर आरोप तो लगाते हैं, लेकिन पुलिस को सबूत देने से बचते दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, शराब घोटाले मामले में ईडी पूछताछ के लिए 5 बार तलब कर चुकी है और अब तक एक बार भी वे पेश नहीं हुए हैं। लेकिन कानूनी एजेंसियों का सामना करने से बचने वाले केजरीवाल आरोपों का तीर छोड़ने से नहीं बचते दिखाई दे रहे हैं। भाजपा कह रही है कि केजरीवाल के झूठ के पीछे का सच अब उजागर होने वाला है। वो जांच से नहीं भाग सकते हैं, उन्हें जांच का सामना करना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां 2024 के आम चुनाव में मोदी सरकार को टक्कर देने के लिए जिस इंडी अलायंस ने आकार लिया था वो अब पूरी तरह बिखर चुका है। गठबंधन के बचे कुछ दल अब भी सीटों के बंटवारे को लेकर आपस में ही लड़ रहे हैं और दबाव की राजनीति कर रहे हैं। ताजा मामला समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बयान से शुरू हुआ, जो उन्होंने कांग्रेस पर किया है। लेकिन इससे पहले ममता बनर्जी से लेकर आम आदमी पार्टी जैसे घटक दल गठबंधन की एकता पर गंभीर सवाल खड़े करते रहे हैं। करीब करीब बिखर चुके विपक्षी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बचे हुए घटक दलों के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा लगता है कि सपा कांग्रेस पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। पहले कांग्रेस को एक तरफा 11 सीटें देने और अपने 16 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के बाद अब अखिलेश यादव ने नया दांव खेला है। अखिलेश ने कहा है कि राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए उन्हें अभी तक कोई निमंत्रण नहीं मिला है।
मुश्किल तो ये है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता, तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण। निमंत्रण न मिलने की शिकायत पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अखिलेश यादव को जवाब दिया। उन्होंने अखिलेश यादव के बयान को पोस्ट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के विस्तृत रूट और कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जा रही है। 1-2 दिन में इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसके बाद इसे राज्य में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ साझा किया जाएगा। 16 फरवरी की दोपहर को यात्रा के यूपी में प्रवेश करने की उम्मीद है। इस बीच भाजपा ने विपक्षी एकता पर तंज करते हुए गठबंधन पर हमला बोला है। भी क्या गठबंधन बचा है क्या? अरे नीतीश चले गए, ममता बनर्जी जी चली गई, समाजवादी पार्टी से लाठी रोज चल रही है अंदर, कहीं कुछ बचा नहीं। गठबंधन उद्बंधन कहीं कुछ नहीं है। देखिए, हम लोगों ने पहले दिन से कहा था कि ये गठबंधन चलने वाला नहीं है, ये आपस में सिरफिटौल करेंगे और अभी चुनाव आने दीजिए, चुनाव आते आते ये एक दूसरे को गाली देते हुए नजर आएंगे। उधर बहुजन समाज पार्टी ने भी कांग्रेस नेतृत्व पर कमजोर और भ्रमित होने का आरोप लगाया है। पार्टी सांसद मलूक नागर ने कहा कि बसपा पर सीबीआई ईडी से डरने का आरोप लगाया जा रहा था, जबकि इंडी गठबंधन के नेता खुद एक एक कर अलग हो रहे हैं। सबसे पहले जब ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन बना था तो हम इस गठबंधन में नहीं थे, तो सब हमको कहते थे कि सीबीआई से डर रहे हैं, इनकम टैक्स से डर रहे हैं, ईडी से डर रहे हैं। आज पूरे देश में एक एक करके सारे प्रदेशों के लोग अलग होते जा रहे हैं। ये कांग्रेस के द्वारा फैलाई गई एक चाल है, फैलाई गई एक भ्रांति है, दूसरों को बदनाम करने की कांग्रेस के द्वारा एक षड्यंत्र, एक रणनीति का हिस्सा है। असली बात ये है, कांग्रेस में खुद लीडरशिप कमजोर है, कंफ्यूज है। कांग्रेस को टीएमसी समेत अपने अन्य सहयोगियों से भी राहुल की यात्रा को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा था। इस यात्रा के पश्चिम बंगाल से गुजरने के दौरान ममता ने इससे दूरी बनाए रखी। हालांकि झारखंड में जेएमएम नेता और नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने यात्रा में शामिल होकर गठबंधन को सहारा जरूर दिया, लेकिन अखिलेश का कांग्रेस पर ताजा हमला परेशान करने वाला है। सवाल उठ रहा है कि कहीं उनका ये बयान ममता के तर्ज पर अपनी अलग दिशा तय करने का इशारा तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं जहां विपक्षी इंडी गठबंधन आपसी खींचतान में ही उलझा हुआ है, वहीं भाजपा अपने 2024 के एजेंडे को धार देने में लगी हुई है और जमीनी काम तेजी से कर रही है। भाजपा ने देश के हर गांव तक पहुंचने के लिए आज से बीते कल से राष्ट्रव्यापी गांव चलो अभियान शुरू किया, जिसके तहत 7 लाख गांवों तक पहुंचने का लक्ष्य है। और इसी बीच पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल में पार्टी संगठन की बैठक की, तो विभिन्न राज्यों में भी भाजपा के संगठन की बैठक हुई और 2024 के अभियान को तेज करने पर मंथन हुआ। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में भाजपा धीरे धीरे चुनावी तैयारियों को धार देने में जुट गई है। इस कड़ी में बीजेपी ने रविवार से राष्ट्रव्यापी गांव चलो अभियान शुरू किया है। ये अभियान 11 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान 7 लाख गांवों और शहर के हर बूथ पर पार्टी कार्यकर्ता की मौजूदगी रहेगी। इस अभियान के तहत पार्टी के नेता मोदी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य मोदी सरकार के काम को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इस अभियान के तहत भाजपा के 988 जिलों और 16,188 मंडलों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस बीच हिमाचल प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों की संगठनात्मक बैठक को संबोधित किया। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत विभिन्न प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर मार्गदर्शन किया। 2.5 घंटा चलने वाली इस बैठक में 2024 चुनाव की दृष्टि से समस्त व्यवस्थाओं के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया। 2024 में हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें जीतने के लिए किस किस तरीके के साथ संगठन को आगे बढ़ना है, वह समस्त दिशा निर्देश आज की बैठक में दिए गए।
उधर राजस्थान में भी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हिस्सा लिया। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि राजस्थान सभी 25 सीटों पर भाजपा विजयी होगी। निश्चित रूप से 25 सीटें हम लोग जीतेंगी और लोकसभा में भी पिछली बार से ज़्यादा हमको बहुमत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टी है। कार्यकर्ता हमारे हमेशा जनता के बीच रहते हैं, नेता भी जनता के बीच रहते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। मध्य प्रदेश भाजपा के लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने रविवार को भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर दीवार लेखन किया। इस अवसर पर चुनाव प्रबंधन विभाग के प्रदेश संयोजक प्रदीप त्रिपाठी सहित जिला पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। ब्यूरो इनपुट के साथ धर्मशाला से नंदिनी मित्तल और भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं गुजरात के जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने वाले मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात एटीएस ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। अजहरी पर अपने भाषण और बयानों के जरिए नफरत फैलाने और लोगों की भावनाएं भड़काने का आरोप है। पिछले कई दिनों से एटीएस अजहरी की तलाश कर रही थी। आरोप है कि इस्लामी उपदेशक मुफ्ती सलमान अजहरी ने 31 जनवरी को जूनागढ़ में नफरती भाषण दिया था। अजहरी की गिरफ्तारी से पहले भड़काऊ भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अजहरी के 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया है। और अब बात मौसम की कर लेते हैं, जहां उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से ठंड बढ़ गई है। एक और शिमला में ओले गिरने की खबर है, तो वहीं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और पुंछ सहित कई जगहों पर बर्फबारी जारी है। भारी बर्फबारी के कारण इन इलाकों में हालात अब खराब होने लगे हैं। आम जनजीवन पर सीधा असर होने लगा है। सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलने में लोगों को दिक्कत हो रही है। खास तौर पर सड़कें बर्फ से जाम हो चुकी हैं और यातायात अवरुद्ध होने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस महीने की 7 तारीख से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज बारिश होने का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज होगी। विशाखापत्तनम टेस्ट के चौथे दिन इंग्लैंड की टीम 67 रन से आगे खेलना शुरू करेगी और वहीं भारत द्वारा दिए गए 399 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 1 विकेट गंवाकर 67 रन बना लिए थे। इंग्लैंड को जीतने के लिए अभी 332 और रन बनाने हैं। इससे पहले अपनी दूसरी पारी में भारतीय टीम 255 रन बनाकर आउट हुई थी। वहीं पहली पारी में भारत के पास 143 रनों की बढ़त थी। ऐसे में टीम इंडिया को कुल 398 की बढ़त हासिल हुई थी। डेविस कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड ग्रुप 1 में अपनी जगह पक्की कर ली है। यूकी भांबरी और साकेत माइनेनी ने रविवार को इस्लामाबाद में खेले गए युगल मैच में आसान जीत के साथ प्लेऑफ मुकाबले में टीम को जीत दिला दी है। इससे पाकिस्तान ग्रुप 2 में ही बना रहेगा। भारत पहले दिन 2-0 की बढ़त बना चुका था और दूसरे दिन भांबरी और माइनेनी ने युगल मुकाबले में जीत दर्ज की। पहले दिन रामनाथन और बालाजी ने दोनों सिंगल्स मुकाबले जीते थे। और वहीं दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में प्रदर्शनी लगी हुई है, जिसका उद्घाटन बीते कल केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया। आपको बता दें कि ये प्रदर्शनी 31 मार्च तक चलेगी और इस प्रदर्शनी को लेकर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का कहना है कि भारत वुमेन डेवलपमेंट के रूप में काम कर रहा है और दुनिया को अपना परिचय दे रहा है। इसके साथ ही मीनाक्षी लेखी का और क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं, लेकिन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। साथ में इस वक्त केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी इस वक्त मौजूद हैं। मीनाक्षी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन पर। जिस तरीके से आज इस एग्जीबिशन का आपने उद्घाटन किया है, क्या कुछ खास है इस एग्जीबिशन में, क्योंकि इस बार की थीम भी शक्ति ही रखी गई है? शक्ति, फेयर एंड फियर्स। आप फेयर हैं तभी आपको फियर्स होने का अधिकार है, और फेयर का मतलब न्यायपूर्ण व्यवस्था, न्यायप्रिय
और जो सेंस ऑफ जस्टिस है, जो सेंस ऑफ राइट है, वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में है, तभी उनको फियर्स भी होना पड़ता है उसको बचाने के लिए। तो आज जो प्रधानमंत्री जी ने लगातार एक मार्गदर्शन के रूप में, एक मंत्र के रूप में हमें कहा कि अब जो भारत है वो विमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ काम करेगा, ना कि विमेन एम्पावरमेंट की तरफ। और G20 में भी हमने महिलाओं को, एक महिलाओं के ऊपर जो जेंडर जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग ग्रुप तैयार किया, वो भी पहली बार हुआ। तो भारत दुनिया को एक अपना परिचय भी दे रहा है, अपनी सभ्यता का परिचय भी दे रहा है, और साथ ही देश दुनिया को अगर न्यायप्रिय होना पड़ेगा तो महिलाओं को उनकी क्षमता अनुसार स्थान भी देना होगा। और उसी के परिचायक के रूप में आज की एग्जीबिशन है, जिसमें सारी विमेन आर्टिस्ट हैं और NGMA से लेकर म्यूज़ियम फॉर स्पिरिचुअल आर्ट्स और सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तमाम आर्टिस्ट यहाँ पर हैं, तमाम लोग एम्बेसी के यहाँ पर उपस्थित हैं, और वो महिलाओं की द्वारा रचित कलाकृतियों को देखकर अनुभव कर रहे हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति कितनी गहन वक्तव्य को सामने रखती है, जहाँ पे महिलाओं को पुरुषों को बराबर नहीं रखा गया, बल्कि महिलाओं को एक स्थान ऊपर दिया गया, और यही भारत का परिचय है। महिलाओं को हम बड़ा सॉफ्ट हार्ट मानते थे कि महिलाएं जरा सी बात पे रो देती है, बहुत सॉफ्ट हार्ट होती हैं, लेकिन अब की अगर हम बात करते हैं आज की तारीख में, तो क्षमता महिलाओं की अलग है। 26 जनवरी की परेड में हमने महिलाओं को देखा किस तरीके से उन्होंने शक्ति दिखाई अपनी, कि हम बॉर्डर पर जाकर लड़ भी सकते हैं अगर घर में रोटियाँ अगर हम बना रहे हैं, और यहाँ पर एक आर्ट के जरिए भी महिलाओं की एक अलग शक्ति को दिखाया गया है। तो रोना कमज़ोरी नहीं होता, रोना सेंसिटिविटी को बताता है, और अगर आप सेंसिटिव नहीं है तो आप आर्टिस्ट भी नहीं हो सकते। तो रोना, हंसना, दुखी होना, खुश होना, अति उत्साहित होना, ये सब मनुष्य के मन की भावनाएं हैं। तो हमारे साथ में मीनाक्षी लेखी जी इस वक्त जुड़ी हुई थी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि महिलाएं जो हैं, महिलाओं के बिना इस समाज के हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शिव अधूरे हैं शक्ति के बिना, और इसीलिए भारत सरकार भी लगातार महिलाओं की बेहतरी के लिए, महिलाओं की बढ़ोतरी के लिए काम कर रही है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ कृतिका भारद्वाज, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।